हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एचएस दीक्षा प्रोग्राम की हमारी जो क्लास है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ हम ट्राई करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म और साथ में भी कवर कर दें। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 74 से 75 यूनियन लेवल पे डील करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, और आर्टिकल 163 टू 164 ये डील करता है एट स्टेट लेवल ऑफ स्टेट्स पे। अगर आज की हम बात करें इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दो टाइप की गवर्नमेंट होती है मेनली। डेमोक्रेटिक फॉर्म में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएस में होता है, उसको हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए अगर आपको देखना है ना, तो आप इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जाइए जहाँ पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। उस लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्लियामेंट्री ऐसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म को, तो आप जरूर उस चीज को रेफर करिए, वहां से आपको पता लगेगा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में आज इस क्लास के अंदर कराऊंगा ही। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, या फिर वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेस्ट मिनिस्टर ब्रिटेन में पार्लियामेंट का नाम है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया और बहुत से दूसरे देशों में प्रिविलेंट है। आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, एमिनेंट ब्रिटिश जूरिस्ट। इन्होंने बोला था इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने कहा था कैबिनेट सिस्टम। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एचसीएस पेपर के लिए कि किस व्यक्ति विशेष ने इस चीज को क्या बोला। अब हम फीचर्स देखते हैं। देखिए, मैं फीचर्स की बात करूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो फीचर्स में आपको थोड़ा यही एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है कि दो हेड होते हैं, एक तो नॉमिनल हेड होता है जैसे, और एक रियल हेड होता है। रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट। नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो दो हेड होते हैं। तो नॉमिनल हेड को डी जीरो भी बोला जाता है, या फिर आप टिटुलर एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, डी जीरो एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर, डी फैक्टो। फिर मेजोरिटी रूल होता है, रूल ऑफ मेजोरिटी। रूल ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का रूल होता है ज्यादातर इसमें। नेक्स्ट इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड द पार्लियामेंट। बट देखिए, अगर स्टेटमेंट ऐसे है कि आप टुवर्ड द लोकसभा दिया हुआ है, टुवर्ड द लोअर हाउस, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड द लोअर हाउस। मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लोकसभा। इट मीन्स दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। कुछ भी डिसीजन होता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस चीज को याद रखिए। स्विम एंड सिंक का मतलब साथ साथ। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होते। सेम पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसे जिनकी सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है ना, वही सरकार बनाते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है हमारे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इसके अंदर होता है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप होती है। अब डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है, देखिए डबल मेंबरशिप को समझिएगा अभी ध्यान से। डबल मेंबरशिप का मतलब होता है, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, कि जैसे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एक मेंबर मिनिस्टर भी होता है और वही मेंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ही मिनिस्टर्स आते हैं। जबकि यूएस में क्या होता है कि मिनिस्टर्स अलग हैं और पार्लियामेंट टोटली अलग होती है। ये चीज याद रखें, मिनिस्टर्स अलग होते हैं और पार्लियामेंट टोटल अलग होती है। इंडिया के अंदर मिनिस्टर वही व्यक्ति बन सकता है जो पार्लियामेंट का सदस्य हो। पर एक चीज याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है वो भी बन सकता है, उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी होती है। आइए इसको कर देते हैं अब रब, और नेक्स्ट फीचर की हम बात करेंगे क्योंकि बोर्ड पूरा फिल हो गया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, reignite20s@the rate query at the rate reignite20s query@reignite20s.com पे, तो वहां पे आपकी सारी क्वेरीज हम क्लियर कर देंगे। डबल मेंबरशिप मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है इसके अंदर। सीक्रेसी, ऑथ ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। आपको बताओ, सीक्रेसी इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है तो पूरी गवर्नमेंट ही डिसोल्व हो जाती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स डीमेरिट्स पे जाएंगे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो मेरिट्स की बात करूं तो हार्मोनी बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच एक परफेक्ट हार्मोनी होती है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है।
इसके अलावा और क्या होता है, डेस्पोटिज्म कभी भी नहीं बढ़ता, यानी कि जो हम पढ़ते थे ना, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है ये एक छत्र राज काइंड ऑफ थिंग, तानाशाही वर्ड करेक्ट है इसके लिए। डेस्पोटिज्म प्रमोट नहीं होता है। उसके अलावा मेरिट्स में क्या आते हैं, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है। अगर मान लो आज सरकार कह दे कि हमारे पास बहुमत नहीं है, तो तभी के तभी दूसरे लोगों के पास मौका होता है कि वो भी सरकार बना सकते थे, गैप नहीं आता। वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, कोई महिलाएं पुरुष ट्रांस सब लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या होती हैं, अनस्टेबल होती है, सरकार अस्थिर होती है, थोड़ा बहुत भी बहुमत किसी ने खींच लिया तो सरकार गिर जाएगी। कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसीज में, नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। जैसे कोई सरकार आई, उसने पिछली सरकार की सारी पॉलिसीज को रद्द करके फिर नई पॉलिसी लेके आ गए। डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप किसकी होती है, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है, एक तरीके से कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है। इसमें लास्की की एक स्टेटमेंट है, लस्की ने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी, एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी। तो ऐसा पूछा जा सकता है, ये किसने बोला था पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, तो लस्की ने बोला था। और डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट बोला था ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे, उन्होंने बोला था, रैमसे ने। फिर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। एमेच्योर, गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर है, मतलब एक तरह से अभी देखेंगे इनके अंदर ना ज्यादा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मैच्योरिटी, एक तरह से स्पेशलाइज नहीं होते मिनिस्टर्स। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म का हमने पढ़ा। तो अगर देखो एक पॉइंट मैं बता देता हूँ वैसे यूपीएससी के लिए, केटी शाह एक मेंबर हुए हैं, उन्होंने फेवर किया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म को, उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को फेवर किया था केटी शाह ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से आजकल क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई कि ये किसने कहा था, ऐसी चीजें, तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो यही इसके अंदर है, और ज्यादा कुछ है नहीं कि भाई और इस इन डिटेल हम क्या जाए। बाद में कांग्रेस ने एक स्वर्ण सिंह कमेटी भी बनाई थी 1975 में, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था कि भाई ये देखने के लिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है या नहीं। तो उसने रिकमेंड किया नहीं जी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, देयर इज नो नीड टू रिप्लेस इट बाय प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने मना कर दिया था। तो ये चीज़ देखिए। ब्रिटेन में और इंडिया में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहीं के यहीं, इसको रब करके। ब्रिटेन में और इंडिया में क्या अंतर है, देखो ब्रिटेन में, इंडिया में तो रिपब्लिक सिस्टम है सबसे पहले, इंडिया इंडियन सिस्टम, और इधर है ब्रिटिश सिस्टम। इंडिया रिपब्लिक है और ब्रिटेन में मोनार्क है। इंडिया के अंदर और क्या है, ब्रिटिश बेस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट ने जो कह दिया ना वही होता है। एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर बोलती है ना कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो सन ईस्ट से ही राइज होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ लोअर हाउस। ब्रिटेन के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, जबकि इंडिया में पार्लियामेंट का पार्ट होना ही जरूरी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रधानमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ब्रिटेन के अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया के अंदर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक देखिए सारा कुछ बता दिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए आप एक बार बैक वीडियो जाके, इंडियन पॉलिटी की सीरीज है जिसमें आप जाके देख सकते हैं वो चीज़ें सारी। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद।
संघवाद, ये चीज याद रखिए, हिंदी में बोला जाता है संघवाद। फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय ढांचा, संघीय ढांचा। तो अब हम बात करते हैं होता क्या है फेडरल सिस्टम और यूनिटरी। देखिए समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं दोनों को एक तोड़ के बता देता हूं, तब आपके लिए और इजी होगा फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इधर लिख देता हूं फेडरल और इधर लिख देता हूं यूनिटरी, ठीक है। तो रेड से सारा बता दूंगा। फेडरल ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, यानी कि बाई कैप ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब नेशनल एंड स्टेट लेवल पे। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही सरकार है, राज्य सरकार के पास इतना ज्यादा पावर नहीं होती। फेडरल का एक फीचर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे नॉट रिटन, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट जरूरी नहीं है, जरूरी हो भी सकता है रिटर्न ऑफ। फेडरल का एक फीचर होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर किस किस के बीच, सेपरेशन नहीं, डिवीजन। डिवीजन होता है नेशनल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, इसके बीच में, इसके अंदर नो डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं होता पावर का। यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, जिसने को संविधान ने जो कह दी वही चीज है। और यहाँ पे मे और मे नॉट जरूरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है मे और मे नोट। मे नोट का एग्जांपल हमारे पास ब्रिटेन है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट ही जो है जो कुछ है। और मे का एग्जांपल हमारे पास जापान है, जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। फिर नेक्स्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, याद रखिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ सेम है मे और मे नॉट यूनिटरी में, जबकि फेडरल के थोड़े स्ट्रॉन्ग फीचर हैं। यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, बाई कैमरल, जबकि यहाँ बाई कैमरल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकती का उदाहरण हमारे पास ब्रिटेन है अगेन, और नहीं हो सकती का हमारे पास एग्जाम्पल चाइना है। तो जरूरी नहीं है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो ही। तो देखिए ये चीजें हमने पढ़ी अभी फेडरल फीचर्स के बारे में, तो इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे संविधान में वर्ड फेडरल कहीं भी नहीं लिखा गया है, नॉट मेंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये शब्द कहीं भी नहीं लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर जो है वर्ड फेडरल इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, फिर आप बोलते हो सर पता नहीं कितना टफ पेपर था। कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक। यूएस फर्स्ट और ओल्डेस्ट फेडरल है, यूएस फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट है, ये चीज भी पता होनी चाहिए, कभी आप इंडिया लगा दो ठीक। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स की। क्या हमारे संविधान में जो फेडरल फीचर्स है, हमारा संविधान मिक्स है एक्चुअली, फेडरल भी है यूनिटरी भी है, ड्यूअल पॉलिटी है हमारे यहाँ पे, वही राज्य सरकारें भी है केंद्र सरकार भी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे रिटर्न संविधान, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी है। फिर भाई डिवीजन ऑफ पावर है, शक्तियों का भी ढंग से बंटवारा है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक फेडरल फीचर है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी एक फेडरल फीचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये भी हमारे यहाँ पे एक फेडरल फीचर है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फेडरल फीचर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे कि फेडरल का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे बीच में यूनिटरी भी ऑप्शंस में होते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की। यूनिटरी फीचर के अंदर फर्स्ट फीचर आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर।
एक स्ट्रॉन्ग सेंटर इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, और इंडिया के अंदर ऐसा है। स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रिक्टेबल, राज्य जो है ना वो भारत से अलग नहीं हो सकते। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है हमारे संविधान का। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान। देखिए पहले जम्मू कश्मीर के अलग ये अलग था, बट अब तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले भी एक ही माना जाता था, बट वो JNK एक एक्सेप्शन था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब किसी संविधान को हम कैसे बताएंगे कि वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो ये पता लगता है अमेंडमेंट पावर से। देखिए जिस किसी ने भी अगर आपको डिटेल में पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इंडियन पॉलिटी की हमारी एक सीरीज़ है यूट्यूब पे ही, आप उस पर जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके अंदर एक्सप्लेन करके बताया गया है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। नेक्स्ट फीचर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो नेक्स्ट फीचर हमारा आता है इन द फेडरल फॉर्म, वो आता है यूनिटरी फॉर्म, एमरजेंसी प्रोविजंस। जितने भी एमरजेंसी प्रोविजंस है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इमरजेंसी में। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी हमारा क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, देखिए लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एक फीचर है ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS IPS, देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS एंड IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये चीज़ याद रखें, 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, कैग ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। पार्लियामेंट की अथॉरिटी है स्टेट्स के ऊपर, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जब राज्यसभा उसको ये पावर देती है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट को ले लीजिए, गवर्नर को अपॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मैं कुछ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा अभी। फिर इलेक्शन मशीनरी इंटीग्रेटेड है, देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल होता है। फिर स्टेट बिल पे राष्ट्रपति के पास और गवर्नर के पास वीटो पावर्स होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड जुडिशरी को दिखाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आ रही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसी चैप्टर से, कि किस व्यक्ति विशेष ने हमारे संविधान के बारे में क्या बोला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉरिस जॉन्स। मॉरिस जोन्स ने हमारे संविधान को कहा कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, हमारे फेडरलिज्म को बोला, इंडियन फेडरलिज्म इज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स का हमने पहले भी एक को पढ़ा है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको याद आएगा। बट इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला कि फेडरेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। फिर नेक्स्ट आता है ग्रानविल ऑस्टिन, जिनके बारे में भाई साहब बहुत पेपर में पूछा गया है, काफ़ी बार पेपर में इससे आया है। ग्रानविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान को बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका बी लिखा गया ये पॉल एब्दे, इन्होंने एक्सट्रीमली फेडरल बोला हमारे संविधान को, एक्सट्रीमली फेडरल, तो इन्होंने बोला एक्सट्रीमली फेडरल। तो ये कुछ थे जिन्होंने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में क्या क्या बोला। मैंने आपको बताया, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फेडरलिज्म हमारे संविधान का बेसिक फीचर जो बना वो बताया कोर्ट ने बोमाई केस में। SR बोमाई जो केस था ना, उसके अंदर कोर्ट ने कहा था, SR बोमाई केस ईयर 1994, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फेडरलिज्म इज दी बेसिक फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फेडरलिज्म पे अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप स्टार्टिंग ऐसे करिए कि सुप्रीम कोर्ट इन द SR बोमाई केस हेल्ड दैट फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
इवन प्री के अंदर ये पूछा जा सकता है कि बोमाई केस का ईयर क्रोनोलॉजी में आप केसेस को लगाएं, और एक तो ये याद हो जाएगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई फेडरलिज्म बिकम द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यू शुड नो इट इज़ द एस आर बोमाई केस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के जो बेटे हैं ना अभी एस आर बोमाई के, वही कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नेम वगैरह मैंने बताए। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। आपके जो भी डाउट हो ना आप मुझे पूछ लीजिएगा, या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप हमें डायरेक्ट रीच भी कर सकते हैं मेल आईडी से query@reignite20s.com। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ओके।